माई ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे क्लास इंटरमीडिएट के लेक्चर नंबर 12 की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान समझिएगा। इसके पहले लेक्चर में जो हमने बात की थी उसमें सीखा था वैद्युत फ्लक्स, उसी के आधार पर हम सीख सकते हैं गॉस की प्रमेय को। तो एक बार जरा वो जो वैद्युत फ्लक्स सीखा था उसके बारे में देख लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या था कि जब कोई बंद पृष्ठ था, उस बंद पृष्ठ के लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थीं, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कह रहे थे। किसी बंद पृष्ठ के लंबवत, ऐसे पृष्ठ है और ऐसे रेखा जाए लंबवत, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ का जो हम एरिया वेक्टर ले रहे थे, क्षेत्रफल सदिश ले रहे थे, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की थी, जैसे इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे वेक्टर है। और इन वैद्युत बल रेखाओं के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, वो क्षेत्रफल की दिशा के समांतर है। यानी फार्मूला बना था फाई बराबर ई डॉट ए, चूंकि फाई का मान दो मानों पर डिपेंड कर रहा था, ई पर और ए पर। यानी एरिया बढ़ा देने से फ्लक्स बढ़ रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास कर दी जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ा दी जाए, तब भी फ्लक्स बढ़ रहा था। तो फाई बराबर निकला था ई डॉट ए। अब यहां से हमें समझना यह था कि यदि कोई सरफेस ऐसे है और इसका एरिया जो है वो पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं सीधे निकल रही हैं इसी के दिशा में, क्षेत्रफल की दिशा में, तो यानी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 अंश होगा। जो कोण बनेगा ई और ए के बीच में वो 0 अंश होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो फार्मूला था फाई बराबर, इसको जो वेक्टर आया था तो आया था ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस हो गया था यहाँ पर 0, और कॉस 0 की वैल्यू हो गई थी 1, तो फाई बराबर निकला था ई ए। क्या होता, फाई बराबर ई ए निकला था। अब यदि किसी पृष्ठ के इस प्रकार से अगर वैद्युत रेखा लेकर रही हूं, जो देखिए इसको कि क्षेत्रफल वेक्टर ये है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पृष्ठ से ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए जा रही हो वैद्युत क्षेत्र की, तब क्या होगा फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं, इस ई को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, यानी इसका वियोजन करते हैं। वेक्टर वियोजन में पढ़ा था क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल। तो कोण के पास वाला घटक बन जाएगा ई कॉस थीटा, और कोण दूर वाला बन जाएगा ई साइन थीटा। अब जो हम वैद्युत से लेते हैं वो क्षेत्रफल की दिशा में लेते हैं, यानी जो फ्लक्स होगा फाई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए। तो ये क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ये वाला अगर लेंगे हम, तो यहां से परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंबवत ऐसे हो जाएंगे, यानी पृष्ठ के समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, इसको उठाते हैं तो साइन 90 बन जाएगा। इस जगह पर यदि बात की जाए वर्टिकल के लिए, ऐसे अगर यहां से ये एरिया वेक्टर है वो ऐसे फील्ड लाइन ले जाती है, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। और जब फाई बराबर ई ए cos 90 कर देंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात यहाँ फ्लक्स शून्य हो जाएगा। यानी फ्लक्स तभी उत्पन्न होगा जब फील्ड लाइन पृष्ठ के लंबवत जा रही होंगी, अगर समांतर आएंगी तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये बात हम सीख चुके थे। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम क्या कहती है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है गॉस की प्रमेय। गॉस थ्योरम क्या कहा गॉस ने? गॉस ने कहा एक तो तरीका आपके पास है कि फ्लक्स पता करना है, तो उसके लिए आपको वेक्टर ई और वेक्टर ए यानी क्षेत्रफल सदिश
और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, दो वैल्यू अगर पता है तो आप फ्लक्स का मान निकाल सकते हो 5 बराबर ई डॉट ए। इसके अलावा तरीका यहाँ और साधारण बता दिया गॉस ने कि यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर रखा हो, किसी सरफेस के इनक्लोज हो, अंदर रखा हो, तो क्या होता है, फिर उससे देखा जाए फ्लक्स कैसे निकलता है। तो मान लीजिए जैसे ये कोई सरफेस लिया और इस सरफेस के अंदर एक क्यू चार्ज रख दिया। अब हम जानते हैं प्लस क्यू चार्ज है तो इससे लगती फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी सभी दिशाओं में, और इससे निकलेगा यानी फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। जब फील्ड लाइन निकलेंगे तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। वो फ्लक्स कितना होगा ये पता करने के लिए गॉस ने डायरेक्ट एक सिस्टम बता दिया कि वो होता है तरीका करेंगे फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन। यानी इसका मतलब है अगर कोई क्लोज लूप है, कोई क्लोज सरफेस है, कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर चार्ज रखा है, शर्त ये है आवेश के अंदर होना चाहिए, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। जो टोटल आवेश रखा है, नेट आवेश है, उस नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये बात कही थी गॉस ने। गॉस की थ्योरम से मतलब हुआ, यानी इसका मतलब हुआ कि फाई इक्वल टू क्यू एकम क्यू अपान एप्सिलॉन, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन अगर कर दोगे तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पता चल जाएगा हमें। कोई पृष्ठ रखा हो, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हो, शर्त ये है कि चार्ज इनसाइड हो, इसके अंदर रखा हो, इनक्लोज होना चाहिए, यानी इसको पूरी तरीके से बंद करना है। आपको क्लोज सरफेस लेना है और चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। दोनों शर्तें जब लागू होंगी तब हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय की, कि बंद सरफेस हो, बंद पृष्ठ हो और चार्ज उसके अंदर रखा हो। अब इससे पूछा जाए कितना फ्लक्स मिलेगा, तो ऐसे फ्लक्स निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे चार तो ऐसे रेखाएं निकलेंगी, और इससे जो फ्लक्स बनेगा वो फाई इक्वल टू बन जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन। यानी किसी बंद पृष्ठ में जो फ्लक्स होता है वो सीधी भाषा में कहते हो फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन होता है, या जैसे लिखा जाता है तो ऐसे कहते हैं किसी बंद पृष्ठ करने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। या जाहिर करते हैं जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन होगा। कोई भी सरफेस हो, कैसा भी हो सरफेस, ऐसा सरफेस अगर है, यहाँ इस चार्ज इसके अंदर रखा गया, शर्त ये है कि चार्ज अंदर रखा हो, तो इससे जो फ्लक्स गिरेगा ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, चारों तरफ ऐसे निकलेगा, और वो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। कैसा भी सरफेस हो, चाहे सरफेस अपना है, ऐसा होना सकते हैं सरफेस, कोई सरफेस हो उसके अंदर चार्ज हो, कंडीशन ये सरफेस क्लोज हो और चार्ज सरफेस के अंदर हो, तो उससे बनने वाला फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। ये गॉस ने सिखाया। अब इसमें जैसे हाफ सर्किल कर दिया जाए, उससे फ्लक्स पूछा जाए तो आपको उसको बंद करना है। जैसे ये दे दिया आपने, एक हाफ स्पेयर दे दिया और यहाँ चार्ज रख दिया, तो अब ये पृष्ठ के अंदर नहीं है तो इसको आप ऐसे इनक्लोज कर सकते हो। फिर टोटल निकाल लोगे फ्लक्स, टोटल का हाफ कर दोगे फ्लक्स आ जाएगा। जैसे ये आपने क्यूब बनाया एक, और इस क्यूब में चार्ज मान लीजिए यहाँ पर रख दिया गया इसके सरफेस के अंदर, और अब कह दिया जाए केवल एक सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, केवल एक सरफेस, मान लो इस सरफेस की बात करते हैं कि इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा। अब फ्लक्स तो सभी से निकल रहा होगा, सभी सतहों से, जितने फलक इसके घर में 6 फलक होते हैं, 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 6 फलक होते हैं। तो अब क्या किसी एक फलक से कितना मिलेगा, तो हमें पता होता है कि टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स यानी सभी फलकों से, वो होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। गॉस थ्योरम से, यानी जो 6 फलक हैं उन 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स वो होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। अब एक सरफेस करा तो लिख देंगे, इसलिए एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो वो हो जाएगा इस 6 से डिवाइड करें, यहाँ एक फलक बचेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है 6 × 1 फलक, तो ये 6 में डिवाइड हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू बन जाएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन।
ये एक फ्लक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार एक से निकालना हो, दो से निकालना हो, जैसे निकालना हो किसी भी सरफेस के किसी भी पृष्ठ से, तो इस प्रकार से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम से। किसी वन पृष्ठ करने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा ग्रीनर टारगेट्स का 1/इस अणु होता है, या सीधे फ्लक्स जो होता है वो Q/इस अणु होता है। अगर ये प्लस चार्ज होगा तो बाहर क्यों निकलेगा ऐसे, माइनस चार्ज तो अंदर की ओर ऐसे आएगा। इतना फर्क होता है, क्योंकि माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हैं। तो ये अच्छे समझ लीजिएगा फ्लक्स क्या होता है। इसी के आधार पर हम प्रूव करते हैं गॉस थ्योरम। कैसे कह दिया गॉस ने कि किसी क्लोज लूप से मिलने वाला जो फ्लक्स होता है वो Q/इस अणु होता है। यदि ये चार्ज पृष्ठ के बाहर हो तो क्या होगा, तो फ्लक्स शून्य हो जाएगा। फ्लक्स शून्य कैसे हो जाएगा, तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस लिया और यहाँ पर चार्ज ने इसे सरफेस के बाहर कर दिया, पृष्ठ के बाहर। तो हम देखते हैं ये जो यहाँ पर इस एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए P पॉइंट हो गया, सो ये पॉइंट कर दीजिए, इसको B पॉइंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे बाहर की ओर होगा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा ऐसे बाहर की ओर होगा। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी चार्ज के लिए। अब होता क्या, जब ए पॉइंट पर जाएंगे तो फ्लक्स निकालेंगे फाई बराबर E डॉट ए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। जब cos 0 हो जाएगा तो इसको फाई E1 कह लीजिएगा, तो ये हो जाएगा cos 0 वैल्यू 1 ये निकलेगा। जब यहाँ निकालने आओगे तो यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, एरिया डायरेक्शन में। अब क्या होगा, दोनों यहाँ बीच का एंगल 180 बन जाएगा। तो यहाँ जब फाई E2 निकालने आओगे, ये पॉइंट ए पर था, ये हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी। तो यहाँ फाई 2 निकलेगा वो E cos 180 हो जाएगा, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये फ्लक्स फाई 2 बराबर हो जाएगा माइनस का ये। अब टोटल जब फ्लक्स निकालोगे तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2। फाई E1 की वैल्यू EA है और फाई 2 की माइनस EA है, तो EA और EA क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, EA और माइनस EA, यानी फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जो चार्ज था वो पृष्ठ के बाहर रखा था, इसलिए हमेशा चार्ज क्या होना चाहिए, पृष्ठ के अंदर। अब हम प्रूव करते हैं गॉस की प्रमेय। कैसे होता है, फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन। तो मान लीजिए हम एक कोई सरफेस ले रहे हैं यहाँ पर, और वो सरफेस हमारा स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ पर रखा है +Q चार्ज, इस सेंटर को O कह दिया, इसकी रेडियस R कह दी। अब अगर देखा जाए तो इस इतनी जगह का पूरे सरफेस का इतना भाग नहीं, कि बहुत छोटा सा एक खंड है, इस खंड का जो एरिया कहेंगे उसको हम DA कह देंगे, क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल होता है, DA कह दिया, मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल है, छोटे से भाग का है, और इसका डायरेक्शन होगा वो DA बाहर की ओर होगा, क्योंकि हम जो डायरेक्शन लेते हैं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेते हैं। अब यहाँ जो Q चार्ज इस जगह से, जो इतनी जगह से बदल रेखाएं निकलेंगी, तो उनका डायरेक्शन ये होगा। ऐसा कहीं कोई पॉइंट होते हैं, यहाँ भी होते हैं ऐसे, इसको अगर हम ऐसे दिखा दें, ये R डायरेक्शन यहाँ पॉइंट ले लें, तो ये Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, और इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है वो भी ऐसे हो जाएगा, DA यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये रेंज वही यानी कहीं भी ऐसा हम इस पॉइंट की पूरी परिधि पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, यही कंडीशन बनेगी जा करके। अब फ्लक्स तो पूरी गुजर रहा होगा पूरे पृष्ठ से, लेकिन अगर हम इतने के DA पृष्ठ से बात करें, ये जो हमारा सरफेस यहाँ DA है, इस जगह का, इस यहीं लिखते हैं DA, ये जो DA है, अब इस DA से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, तो लिखेंगे हम अल्पखंड DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला था फाई E इक्वल टू E डॉट ए, लेकिन जब यहाँ एरिया हमने बहुत सूक्ष्म लिया है, DA ले लिया है, तो यहाँ फ्लक्स D फाई हो जाएगा, यानी यहाँ हम लिखेंगे D फाई E इक्वल टू E DA। जब दोनों का वेक्टर हटाएंगे तो D फाई E इक्वल टू बन जाएगा E DA cos थीटा। जिस प्रकार से E डॉट A बराबर होता है EA cos थीटा, उसी प्रकार से E डॉट DA बराबर क्या हो जाएगा, E DA cos थीटा।
अब यहाँ DA और E दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अर्थात इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको d फाई बराबर E DA cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो d फाई बराबर निकल आएगा E DA। अब ये तो केवल इतने पार्ट का आया, ये जो खंड लिया था। अब पूरा सरफेस ले लें, तो इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब यहां पर ई जो है वैद्युत क्षेत्र वो हमारा कांस्टेंट है। कैसे कह दिया हमने कांस्टेंट है। आप यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आओगे तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए कितनी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उसका हम फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू 4π Q/r²। ये तो होता है। अब अगर इस पॉइंट पे आ जाए जैसे यहाँ से, तो यहाँ भी दूरी तो वही आर है, क्यू चार्ज, यहाँ भी दूरी, यहाँ भी यही तीव्रता आएगी। अगर हम इस जगह आ जाए इस पॉइंट पर तो ये दूरी आर होगी, यहाँ भी डायरेक्शन डी ऐसे होगा और ई ऐसे होगा। यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आएंगे तो E इज इक्वल टू वही चार्ज है, वही दूरी है, तो E इज इक्वल टू 1/4π Q/r²। यानी इस पूरे सरफेस पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आएगी 1/4π Q/r²। यानी ये हर जगह कैसी है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे तो कांस्टेंट का हम समाकलन नहीं करते हैं, और डी फाई समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ई बाहर आ जाएगा तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो डीए क्या होता है, ए हो जाता है, इसे नहीं जानते होगा, सब लोग समाज में पढ़ा होगा। dx का x वही फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1/n+1। यहाँ लिख दिया dx, इसका मतलब क्या है 1 × dx। जब 1 × dx तो 1 का मतलब क्या है x की पावर 0 dx। ये बन गया x की पावर n के रूप का, यहाँ रख देंगे 0+1/0 + 1 बराबर x पावर 1/1 बराबर x। यानी dx का क्या आ गया यस, तो dx क्या हो जाएगा a, d फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, सब जानते हैं आप लोग। तो फाई बराबर क्या आ गया E A। अब A क्या है, A है यहाँ पर क्षेत्रफल या E की वैल्यू, तो प्लस Q चार्ज या QRS के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 1/4π Q/r²। ये E का मान यहाँ रखें तो फाई E बराबर E का मान रखेंगे 1/4πε0 Q/r² A। इसमें वैल्यू रख रहे हैं। अब A क्या है, इस स्फेरिकल का, इस गोली सरफेस का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। यानी ये r² से r² का जाएगा 4π से 4π, बचा क्या, ये Q चार्ज बचा इंटू 1/ε। यही कहा था गॉस ने कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε गुना होता है, अर्थात ये फ्लक्स ना हो जाएगा फाई = Q/ε। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q/ε होता है। अब यहां अगर हम इसकी दूरी बढ़ा दें, इसकी दूरी हम 2 गुनी कर दें, 3 गुनी कर दें, 4 तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी फ्लक्स जो होता है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। जैसे यहां पर हम r की जगह 2r ले लें, यानी हमारा सरफेस ऐसा और बड़ा हो जाए, ये 2r बन जाए, यहाँ Q चार्ज रखा हो, तो देखो कहाँ फर्क पड़ेगा करके, इस जगह पर। यहाँ जो हम r ले रहे थे यहाँ 2r, जहां जहां r है वहां 2r, तो यहाँ रखेंगे तो फाई = 1/4π Q/, यहाँ बन जाएगा 2r का होल स्क्वायर इंटू 4π। अब त्रिज्या क्या हो चुकी है 2r का होल स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर 2r स्क्वायर कर जाएगा 4π से 4π, फिर वही आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम त्रिज्या दूरी बढ़ाते जाएं लेकिन फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो 2 गुनी हो जाए या फिर 3 गुनी हो जाए। जैसे ये Q चार्ज यहाँ पर रखा है, तो अब ये त्रिज्या r थी, अगर आप बढ़ा के 2r कर दोगे या बढ़ा के और आप 3r कर सकते हो, लेकिन जो फ्लक्स यहाँ निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, इससे ऐसे निकलेगा, इससे ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा। यानी सभी से फ्लक्स तो वही निकल रहा है। ये जो वैद्युत रेखाएं निकल रही हैं वो सभी पृष्ठ वही निकल रही हैं।
इसलिए फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें त्रिज्या 2 गुनी करवा रहा होगा, 3 गुनी करवा रहा होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 गुनी हो या 4 गुनी हो। फ्लक्स का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। अगर वैद्युत रेखाएं बाहर की ओर हैं तो धनात्मक होगा, अंदर की ओर हैं तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस गॉस की प्रमेय को अच्छे समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। इसका यूज आगे कई क्वेश्चनों में होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें और आगे लेक्चर में बात करेंगे। इसके लिए गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, आगे क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे।